हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री स्पेशल। दोस्तों, आधुनिक काल के जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वह है भारत का विभाजन, एक सांप्रदायिक राजनीति। दोस्तों, इसमें हम जानेंगे कि भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि किस तरह तैयार हुई और विभिन्न विद्वानों ने इस विभाजन को लेकर के अपने क्या क्या मत दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज के टॉपिक की शुरुआत। भारत का विभाजन, एक सांप्रदायिक राजनीति। भारत का विभाजन या पाकिस्तान की मांग का सैद्धांतिक आधार था द्विराष्ट्र सिद्धांत। पाकिस्तान के निर्माण अर्थात भारत के विभाजन के जन्मदाता मोहम्मद इकबाल थे। सर्वप्रथम उन्होंने पाकिस्तान के निर्माण की मांग 1930 में की, जहां उन्होंने इलाहाबाद अधिवेशन में कहा कि मैं चाहता हूं कि पंजाब, सीमा प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक राज्य बना दिया जाए। 1930 में ही इंग्लैंड में कुछ मुस्लिम विद्यार्थियों ने भी इस विचारधारा का प्रतिपादन किया। रहमत अली तथा कुछ अन्य मुस्लिम विद्यार्थियों ने इंग्लैंड में एक पुस्तक प्रकाशित कर मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान के निर्माण की मांग की। उसके बाद धीरे धीरे पाकिस्तान की मांग जोर पकड़ने लगी। कुछ ही वर्षों के अंदर मुस्लिम लीग ने अपनी नीति में परिवर्तन कर 1935 में स्पष्ट रूप से पृथक राज्य की स्थापना की मांग की, जिसे 1940 के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव के रूप में पास किया गया। मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों को भारत से अलग करने को कहा गया। अब मुस्लिम लीग का अंतिम लक्ष्य केवल पृथक निर्वाचन या अल्पसंख्यक रक्षा न होकर पाकिस्तान की प्राप्ति हो गया। भारत में हिंदू मुस्लिम विभाजन सत्ता के सुचारू हस्तांतरण में सबसे बड़ी बाधा थी। 1940 के लाहौर के प्रस्ताव ने भारत के मुसलमानों को एक अल्पसंख्यक समूह से उठाकर एक राष्ट्र बना दिया था और मोहम्मद अली जिन्ना को उनके एकमात्र प्रवक्ता के रूप में पेश किया गया। अब जिन्ना व मुस्लिम लीग के लिए मुसलमानों को राष्ट्रीय दर्जा एवं केंद्रीय प्रतिनिधित्व में हिंदुओं की बराबरी की स्थिति न्यूनतम मांगें बन गईं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों के बारे में। जो परिस्थितियां थीं वो निम्नलिखित हैं, जैसे राजाजी सूत्र, CR फॉर्मूला। इस संदर्भ में RG मोर बताते हैं कि कांग्रेस ने जब टकराव का रास्ता चुनकर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया तो चर्चिल ने हिंदू मुस्लिम टकराव को भारत में अंग्रेजी राज के आधार के लिए आवश्यक कहा। जुलाई 1944 में गांधी ने जिन्ना के साथ राजाजी सूत्र के आधार पर वार्ता का प्रस्ताव रखा, जो वास्तव में पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने के समान था, लेकिन जिन्ना इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुए। इस संदर्भ में इतिहासकार अनीता इंदर सिंह कहती हैं कि शायद इस चरण में जिन्ना विभाजन न चाहकर दो बराबर राष्ट्रों के रूप में हिंदुओं और मुसलमानों को समानता दी जाए, चाहे उनकी संख्याएं जो भी हों, के लिए लड़ रहे थे। दूसरा है बेवेल योजना। यह मुद्दा जून 1945 में फिर उठा, जिसके तहत बेवेल के नेतृत्व में 25 जून से 19 जुलाई तक शिमला सम्मेलन चला, जिसमें जिन्ना ने मुस्लिम समानता के साथ मुस्लिम लीग को मंत्रिमंडल के सभी मुसलमान सदस्यों को मनोनीत करने की जो कांग्रेस ने अस्वीकार कर दी, जिस कारण बेवेल ने सम्मेलन को भंग कर दिया। इतिहासकार आयशा जलाल कहती हैं 1940 तथा 1946 में कैबिनेट मिशन के आगमन के बीच जिन्ना और मुस्लिम लीग ने कभी भी पाकिस्तान की मांग को अच्छी तरह स्पष्ट नहीं किया, किंतु इस मांग की अस्पष्टता ने मुस्लिम राष्ट्रीय पहचान कायम करने के लिए जनता को लामबंद करने का उत्तम साधन बना दिया। इसी संदर्भ में मुशीरुल हसन बताते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम राजनीति एक संस्थागत रूप ले रही थी तथा जिन्ना ने एक प्रामाणिक नेता बनकर पंजाब तथा बंगाल की स्थानीय पार्टियों को हाशिए पर रखकर प्रांतीय शाखाओं पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसी संदर्भ में इतिहासकार TI हाशमी बताते हैं कि 1943 के बाद मुस्लिम लीग ने जनता को लामबंद करने के लिए पाकिस्तान को किसानों के स्वर्ग के रूप में पेश किया, जो मुस्लिम किसानों को हिंदू जमींदारों और सूदखोरों के हाथों से मुक्ति दिलाएगा। अतः 1940 के दशक के मध्य तक मुस्लिम एकता के वैचारिक प्रतीक के रूप में पाकिस्तान मुस्लिम किसानों में लगभग सार्वभौमिक स्वीकृति पा चुका था। लीग ने 1940 के चुनाव से ठीक पहले कम्युनिस्ट पार्टी से दोस्ती की, जिससे पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया।
पंजाब में लीग को सबसे अधिक वोट मिले। इतिहासकार एस क्वाजिमा के अनुसार जिन्ना ने एक भाषण के दौरान कहा कि एक बेलगाम हिंदू राज या पाकिस्तान हमारे सामने यही अकेला विकल्प और मुद्दा है। अनीता इंदर सिंह बताती हैं कि इस तरह लीग ने चुनाव को पाकिस्तान के लिए जनमत संग्रह के रूप में पेश किया, लेकिन कांग्रेस ने भारत की स्वाधीनता व स्वतंत्रता पर बल दिया, जिससे जनता को दूसरी सभी स्वतंत्रताएं मिलेंगी। कैबिनेट मिशन प्लान। मुंबई में नौसेना विद्रोह के आरंभ के अगले दिन 19 फरवरी 1946 को क्लेमेंट एटली ने एक कैबिनेट मिशन भेजने की तैयारी की घोषणा की, जिसको दो मुद्दों पर बात करने के लिए कहा गया। पहला, स्वतंत्रता के लिए एक नए संविधान की तैयारी के नियमों पर। दूसरा, भारत के राजनीतिक दलों के बीच व्यापक सहमति के आधार पर एक साझी अंतरिम सरकार के गठन पर। सीधी कार्रवाई दिवस। पाकिस्तान के लिए जन आंदोलन का आरंभ 16 अगस्त 1946 को होने वाला था, जिसे सीधी कार्रवाई दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में चुना गया। इस दिन मुसलमानों द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़तालें, विरोधी सभाओं का आयोजन किया गया, लेकिन जनसभा से लौटती भीड़ में हिंदुओं और उनकी संपत्तियों पर हमले किए गए, जो कि 4 दिन तक चला। इस संदर्भ में इतिहासकार सुरंजन दास बताते हैं कि यह नया नहीं था, क्योंकि ढाका में 1941 के दंगों के बाद से ही प्रांतीय राजनीति में ध्रुवीकरण शुरू हो गया था। सुरंजन दास यह भी बताते हैं कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के वैचारिक प्रतीक पर जनता को लामबंद किया, तो हिंदू महासभा ने भी हिंदू राष्ट्र का नारा दिया। सांप्रदायिकता। इतिहासकार जोया चटर्जी बताती हैं कि 1946 के दशक के मध्य तक बंगाल के हिंदू संगठनों जैसे हिंदू सभा, भारत सेवाश्रम संघ और हिंदू महासभा आदि ने अपने स्वयंसेवक दस्तों को अर्धसैनिक प्रशिक्षण देकर अंतिम टकराव की तैयारी कर दी थी। इतिहासकार सुरंजन दास बताते हैं कि कोलकाता के बाद चटगांव, ढाका तथा मेमन सिंह आदि जिलों में दंगे भड़क गए। इतिहासकार क्रिस्टोफी जेफ्रेलॉट बताते हैं, जनता के स्तर पर ऐसा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण 1940 के दशक में पूरे उत्तर भारत के हिंदी राज्यों में बड़े बड़े स्तर पर देखा गया। मुस्लिम व हिंदुओं के बीच सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। हिंदू संगठन के रूप में आरएसएस की लोकप्रियता बढ़ी, जिसे हिंदू महासभा, आर्य समाज आदि संगठनों ने संरक्षण प्रदान किया। इसमें सुमित सरकार कहते हैं कि 25 अक्टूबर को बिहार तथा संयुक्त प्रांत में दंगों में हिंदू ही ज़्यादा आक्रामक रहे। इसी बीच वायसराय बेवल ने मुस्लिम लीग के बिना सरकार बनाने का निर्णय किया। जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाकर कांग्रेस के बीच वर्चस्व वाली सरकार को 2 सितंबर 1946 को शपथ दिलाई गई, लेकिन अक्टूबर के अंत तक उसमें लीग को शामिल होने के लिए मना लिया गया, तो पूरा गतिरोध उत्पन्न हो गया। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया। इसमें इतिहासकार सर्वपल्ली गोपाल के अनुसार मार्च अप्रैल 1947 तक गांधी जी की इच्छा के विरुद्ध अधिकतर कांग्रेसी नेताओं ने पाकिस्तान स्वीकार करने का मन बना लिया था तथा उनका मानना था विभाजन के साथ स्वतंत्रता सांप्रदायिक हिंसा जारी रखने के मुकाबले बेहतर विकल्प है। इतिहासकार मैंसगर कहते हैं कि 8 मार्च को कांग्रेस ने मुस्लिम क्षेत्रों से गैर मुस्लिम क्षेत्रों को अलग करने के लिए 2 प्रांतों में पंजाब के विभाजन के पक्ष में निर्णय किया। 1946 में सांप्रदायिक हिंसा के साथ बेवल ने विभाजन की एक गतिरोध योजना का प्रस्ताव रखा, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद 22 मार्च को लॉर्ड माउंटबेटन को दिल्ली पहुंचने पर अनुभव हुआ कि एक अखंड भारत को सत्ता सौंपने लगभग असंभव होने के बराबर है। इतिहासकार आरजी मोर बताते हैं कि इसलिए उसने बालकल योजना की पेशकश की, जिसे नेहरू व जिन्ना दोनों ने अस्वीकार कर दिया। बाद में माउंटबेटन ने निर्णय लिया कि भारत और पाकिस्तान की 2 उत्तराधिकारी डोमिनियन सरकारों को सत्ता सौंपी जाए। इसमें इतिहासकार गोपाल सर्वपल्ली बताते हैं कि नेहरू डोमिनियन स्टेटस के विचार के विरुद्ध थे, लेकिन उन्होंने बताया कि
इसे एक अंतिम व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया। माउंटबेटन ने 3 जून को अपनी इस योजना को घोषित किया। सत्ता हस्तांतरण की तारीख को जून 1948 से पीछे लाकर 15 अगस्त 1947 करने का प्रस्ताव किया। 20 जून को बंगाल विधानसभा और 23 जून को पंजाब विधानसभा ने विभाजन के पक्ष में मतदान किया। भारतीय स्वाधीनता कानून को ब्रिटिश साम्राज्य ने 18 जुलाई को स्वीकृति दे दी और 14 अगस्त 1947 को इसे लागू कर दिया। उसी रात संविधान सभा का सत्र बुलाकर आधी रात को नेहरू ने अपना विख्यात भाषण ट्रायस्ट विद डेस्टिनी यानी कि भाग्य के साथ वास्ता दिया। बाकी दुनिया जब गहरी नींद में सो रही थी, तब भारत का जीवन और स्वतंत्रता के लोग में जग रहा था। अगले दिन नेहरू ने प्राइम मिनिस्टर पद की शपथ ली। इस तरह भारत 2 राष्ट्रों भारत एवं पाकिस्तान में विभाजित हो गया। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस इतिहास लेखन के बारे में जो भारत के विभाजन और सांप्रदायिकता के विषय पर हुआ है। इस संदर्भ में इतिहासकार रविंद्र कुमार बताते हैं कि कई पाकिस्तानी इतिहासकारों का मानना है कि विभाजन एक मुक्तदायी अनुभव था, यानी एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का आरंभ और सैयद खां के नेतृत्व में दक्षिण एशिया में मुसलमानों ने अपनी राष्ट्रीय पहचान तलाशने में किया। इतिहासकार ए एहसान बताते हैं कि विभाजन आदिम विभाजन का ऐसा विभाजन था जो 50 साल का युवा और 5000 साल का वृद्ध था। इतिहासकार अहमद अकबर के अनुसार पाकिस्तान की धारणा मुस्लिमों के बीच अप्रतिरोध और व्यापक थी। 1947 में उन्होंने जबरन एक अलगाव लागू किया और इस तरह अपने लिए स्वयं के एक अलग इतिहास का दावा किया। इस इतिहास के रचयिता जिन्ना और लीग के नेता थे। अन्य इतिहासकार जैसे उमा कोरा, एस बॉलपट, अनीता इंदर सिंह, आर.जी. मोर, आई. टैलबॉट, मुशीरुल हसन, श्वेता महाजन ने विभाजन की अपरिहार्यता और वैधता पर प्रश्न खड़े किए हैं। इनका मानना है कि कांग्रेस ने अंत तक धर्मनिरपेक्ष अखंड भारत के पक्ष में अपनी राय व्यक्त की तथा जिन्ना व लीग का 2 राष्ट्र का सिद्धांत विभाजन का प्रमुख कारण था। इस संदर्भ में अश्विन रॉय विभाजन की व्याख्या करते हुए विभाजन के 2 मिथक बताते हैं कि लीग विभाजन की व्याख्या के पक्ष में और कांग्रेस एकता के पक्ष में मान्यताओं पर जोर दे रही थी। इन उपरोक्त विचारों को संशोधनवादी इतिहास लेखन ने जोरदार ढंग से चुनौती दी है। इस संदर्भ में सर्वप्रथम आयशा जलाल अपने संशोधनवादी आलोचना में कहती हैं कि एक ऐसा कैसा पाकिस्तान जहां मुस्लिम हितों में बेमेल था। पाकिस्तान का उल्लेख जिन्ना का कार्यनीतिक कदम एक सौदेबाजी का साधन था जिसमें वो मुस्लिम राष्ट्रीयता के दावे स्वीकार करा सके, किंतु इस कड़ी में भारत हेतु जिस आदर्श संवैधानिक व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही थी वह कमजोर संघीय ढांचे की व्यवस्था थी जिसमें हिंदू मुस्लिम समानता हो। आयशा जलाल बताती हैं कि जिन्ना को आशा थी कि कांग्रेस मुस्लिमों की मांग मानेगी जिसमें विभाजन नहीं होगा, किंतु कांग्रेस ने अंत में विभाजन स्वीकार कर लिया। इस तरह अपनी ही चतुराई में जिन्ना को मुंह की खानी पड़ी। इनका समर्थन करते हुए अश्विन रॉय ने कहा कि भारत माता के शरीर पर खंजर चलाने का रास्ता लीग से नहीं बल्कि कांग्रेस ने किया। सुमित सरकार भी कहते हैं कि जिन्ना ने पाकिस्तान के विचार को सौदेबाजी के साधन के रूप में उछाला। फिर भी इस बात पर संदेह है कि मुस्लिम राष्ट्रीयता के इस भावात्मक प्रतीक के आधार पर 1944 में जनता की लामबंदी का अभियान शुरू किया और तथा तब भी उन्हीं सौदेबाजी की उतनी ही स्वतंत्रता प्राप्ति हो गई। इतिहासकार आयशा जलाल अपने दूसरे विश्लेषक स्वत्व और प्रभुसत्ता की व्यापकता को मुस्लिम चाहत पर केंद्रित कर बताती हैं कि मुस्लिम राष्ट्रीयता का दावा 1940 की गर्मी के अंतिम दिनों तक अलग राज्य की मांग नहीं था, जब तक कि 1940 के दंगे आरंभ नहीं हो गए, और जब दंगे शुरू हो गए तो मुस्लिम पाकिस्तान का आंदोलन अपने चरम सीमा पर था। परिणाम स्वरूप विभाजन देखने को मिला। यह तर्क देना भ्रामक होगा कि जिन्ना नेतृत्व नहीं कर रहे थे बल्कि मुस्लिम मतैक्य से संचालित हो रहे थे। इस संदर्भ में इतिहासकार मुशीरुल हसन बताते हैं कि मतैक्य तो कोई था भी नहीं बल्कि 2 राष्ट्रों का सिद्धांत स्वयं ही ऐसे ही मुस्लिम मतैक्य के गलत विश्वास पर आधारित था।
वे कहते हैं कि राजनीतिक स्तर पर लीग गुटबंदी से बटी हुई और वैचारिक रूप से खंडित थी। जनता के स्तर पर सांप्रदायिक अविश्वास और टकराव के चरम काल तक मुस्लिम जनता के बड़े हिस्से विभाजन के तालमेल नहीं बिठा सके। इतिहासकार इल्बर्ट टेलबॉट बताते हैं कि लीग ने पंजाब में पाकिस्तान के अभियान को ड्राइंग रूम से निकालकर सड़कों पर पहुंचाया। लाखों मुस्लिमों ने प्रदर्शन, जुलूस व हड़तालों में भाग लिया तथा पाकिस्तान के नाम पर सांप्रदायिक दंगों को लड़ाया और इस तरह लीग के दावों को वैध बनाया। इतिहासकार शीला सेन और ताज हाशमी कहते हैं कि पाकिस्तान का आंदोलन जन आधारित और लोकप्रिय लोकतांत्रिक था, क्योंकि पूर्वी बंगाल के मुस्लिम किसानों को एक स्वर्ग का सपना दिखाकर उसने सफलता के साथ अपनी ओर उन्हें खींचा। इतिहासकार सुरंजन दास बताते हैं कि 1940 के दशक के दौरान बंगाल के मुस्लिम दंगइयों ने पाकिस्तान की जय जैसे नारों के साथ अपने हिंदू विरोधियों पर हमले किए। यह बात सांप्रदायिक आधार पर भीड़ के राजनीतिक कारण का संकेत देती है। हिंदुओं की लामबंदी भी इसी तरह ही की गई। इतिहासकार क्रिस्टोफी जेफरे लॉट के अनुसार हिंदी पट्टी में आरएसएस की बढ़ती लोकप्रियता का विभाजन की परिस्थितियों से संबंध था। इस बात का समर्थन जोया चटर्जी ने भी किया। वामपंथी इतिहास लेखन में सांप्रदायिकता और विभाजन का यह सवाल अनेक प्रकार से सामने आया। इतिहासकार बिपिन चंद्रा के अनुसार विभाजन 1937 से ही मुस्लिम सांप्रदायिकता की बड़ी लहरों के कारण और मुख्यतः राष्ट्रीय आंदोलन में मुस्लिम जनता को खींचने में कांग्रेस की दीर्घकालीन असफलता के कारण हुआ। लेकिन इतिहासकार सुमित सरकार के अनुसार सांप्रदायिकता अभी भी भारत के सार्वजनिक जीवन का सामान्य अंग नहीं थी। सरकार कहते हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव वार्ता की मेजों से अधिक सैन्य मोर्चों पर था, जैसा कि 1940 के दशक में जन आंदोलन के शांत संघर्षों में देखा गया। दूसरी ओर अधीनस्थ इतिहासकारों जैसे इतिहासकार ज्ञानेंद्र पांडे के अनुसार विभाजन का परंपरागत अविभाजितवादी इतिहास लेखन विभाजन के कारणों को स्थापित करने के स्वयं पर आधारित उद्देश्यों से गंभीर सीमा तक बाधित हो रहा है। इस संदर्भ में पार्था चटर्जी बताती हैं कि ज्ञानेंद्र पांडे की राय में विभाजन का सत्य उससे पैदा हिंसा में निहित था और इसलिए वे इसे सामने लाने का प्रयास करते हैं कि इस हिंसा को किस तरह उन लोगों ने धारणबद्ध किया और याद किया जिन्होंने शिकारों, हमलावरों या दर्शकों के रूप में विभाजन को जिया। दोस्तों, इस तरह हमने जाना कि विभाजन के लिए कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थीं। साथ ही साथ हमने जाना कि विभाजन को लेकर के इतिहासकारों ने अपने क्या क्या मत व्यक्त किए हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।